हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन बिकॉज होल्डिंग ऑन टू इट विल नॉट हेल्प। यानी कि आपसे जो भी गलतियां हुई हैं उनसे सीख के आप आगे बढ़ो। उन गलतियों को पकड़ के बैठने से तो कुछ होने नहीं वाला, राइट? तो बेहतर यही है कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। फोकलोर्स क्या होते हैं? जो हमारी कुछ हर एक जगहों पे कुछ ना कुछ कहानियां चलती है ना, जो हमारे दादियों ने हमें सुनाई होती हैं किसी ना किसी तरीके से, उनको बोलते हैं फोकलोर्स। ठीक है, तो वो फोकलोर्स जो है द ट्रेडिशनल स्टोरीज, मिथ्स एंड लेजेंड्स पास डाउन थ्रू जनरेशन। फोकलोर्स जो कि क्या होते हैं? ट्रेडिशनल कहानियां होती हैं। मिथ्स होते हैं, मिथ्स मतलब कुछ भ्रम, और कुछ लेजेंड्स, कुछ किस्से, महान गाथाएं कुछ ऐसी होती हैं जो कि पास डाउन थ्रू जनरेशन, एक से दूसरे के, कि मेरी दादी ने मुझे सुनाई, मैं आगे अपनी जनरेशन को सुनाऊंगी आगे, या फिर उनके बच्चों को, अगर जीवित रही मैं तब तक तो उनके बच्चों को सुनाऊंगी, फिर वो आगे पास ऑन करेंगे। तो ये जनरेशन थ्रू पास ऑन होने वाली बात है। have long been a source of fascination, बड़े लंबे समय से फैसिनेशन मतलब आकर्षण का एक केंद्र रहे हैं, सोर्स रहे हैं। सर्विंग एज मच मोर दैन मियर एंटरटेनमेंट, और ये केवल एंटरटेनमेंट मात्र नहीं है, ये बल्कि एंटरटेनमेंट से भी कहीं ज्यादा ऊंचा, आगे बढ़कर एक किस्सा है, आगे बढ़कर कुछ चीज है। अब यूजुअली पुराने जमाने में जब स्कूल्स वगैरह नहीं होते थे या हर कोई अफोर्ड नहीं, जैसे दूर दराज के इलाकों में गुरुकुल जो होते थे, तो वो दूर दराज के इलाकों में होते थे, तो ऐसे क्या, या फिर जो जैसे हम सुनते हैं कि हरियाणा के कुछ किसी क्लैन में, किसी सेक्ट में जंगम का एक प्रावधान है कि वहाँ के जो उस समुदाय के लोग हैं वो जंगम गाते हैं। ठीक है, और उनको करना ही पड़ता है ये चीज, उनके शास्त्र मतलब जो भी उनकी रिचुअल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वो जंगम क्या है? वो एक तरीके से वो कहानियां सुना रहे हैं शिव जी की, रामायण की, किन किन चीजों की, राइट? तो वो क्या होता था कि एंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं होता था, हमारे राजा ने अब क्या किया और क्या चीज उन्होंने विजय हासिल करी, वो इन कहानियों की तरह जरिए, म्यूजिक के जरिए बताया जाता था, और उसके लिए कुछ लोगों को असाइन किया जाता था कि वो गांव गांव जाकर उनकी जो कहानियां हैं वो प्रचारित करते थे। ठीक है, तो यानी कि ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने का भी जरिया था। तो एंटरटेनमेंट तो नहीं है केवल कि एंटरटेनमेंट के नजरिए से लोग उसको देख रहे हैं, कई दफा ये एजुकेशन का भी संसाधन होता था। Folklores often center on ordinary people who face adversity yet find ways to overcome it. फोकलोर्स का अक्सर केंद्र जो होता है किसके ऊपर आधारित होती है? आम जनता के ऊपर आधारित होती है, जो कि एडवर्सिटी, विपत्ति फेस कर रहे होते हैं, उससे जूझ रहे होते हैं, पर फिर भी उससे वो ओवरकम कर पाते हैं, उसके ऊपर वो काबू कर पाते हैं। रिफ्लेक्टिंग एवरीडे लाइफ्स कॉमन स्ट्रगल्स एंड एस्पिरेशन, जो कि क्या दर्शाता है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, उसके होने वाले जो आम स्ट्रगल्स हैं उसको, और उसमें एस्पिरेशन, एम्बिशन, महत्वाकांक्षाएं, इन चीजों को दर्शाता है। दिस रिलेटेबिलिटी comforts those who feel isolated in their struggles। तो ये जो कहानियां हैं फिर ये उन लोगों को सहारा बन के दिखती हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे होते हैं किसी ना किसी तरीके से, और ऐसा सोच रहे होते हैं कि यार मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला ही सब समस्याओं से जूझ रहा हूँ। तब ऐसे मौके पे जो ये कहानियां हैं वो एक मोटिवेशन समझ बनकर आती हैं हमारी जिंदगी में, और हमें प्रेरित करती हैं कि अगर ये चीज, ये बंदा इतने ऑड्स के साथ में ये चीज कर सकता है, तो हम फिर, हमारे पास इतने ऑड्स नहीं है, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, showing that they are not alone and that their challenges are shared across time and place, कि वो अकेले नहीं हैं इस मुसीबत में, वो अकेले नहीं हैं, और जैसे चैलेंजेस उन वो फेस कर रहे हैं वैसे ही चैलेंज अलग समय में अलग जगह पे किसी और ने भी फेस किए होंगे या कोई अभी कर रहा होगा। One of folklore's most significant aspect is its inherent simplicity।
जो इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण एस्पेक्ट मतलब पहलू है, वो क्या है, उसका इनहेरेंट मतलब जो उसका अंदर खुद का उसका जो एक, जैसे हर एक व्यक्ति का एक तो इनहेरेंट नेचर होता है, कुछ उसके पेरेंट्स से उसने लिया होता है, ठीक है, कुछ उसके आसपास की सोसाइटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड होकर बन जाता है, और कुछ उसका खुद का एक स्वभाव होता है। तो इसका इनहेरेंट जो अंतर का खुद का इसका जो रिलेशन है वो क्या है, सिंप्लिसिटी, यानी कि बहुत साधारण है, बहुत सामान्य है, which makes it powerful tool for education across generation, जो इसको एजुकेशन का भी पीढ़ी दर पीढ़ी एजुकेशन का एक बहुत पावरफुल संसाधन बनाता है। अब एजुकेशन हम कैसे बोल सकते हैं, इसको हम एजुकेशन या तो हम प्रॉपर एजुकेशन के लिए भी समझ सकते हैं, या फिर ये भी समझ सकते हैं जो शिल्प कला वाले होते हैं, हस्तकला वाले जो लोग होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना ज्ञान कैसे पास ऑन करते हैं, उसकी कोई किताबें तो लिखी नहीं हुई, राइट, तो वो कैसे पास ऑन करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन, वो इनको समझा के सिखा के अपने बच्चों को कहानियों के जरिए या किसी भी तरीके से उनको रेलेवेंट सम लगे कि बच्चों का इसमें इंटरेस्ट है, उस जरिए से वो सिखाते हैं। Folklores are often crafted to be relatable, encapsulating moral lessons or practical wisdom in a format accessible to children and adults alike. फोकलोर्स को अक्सर इस तरीके से क्राफ्ट किया जाता है, यानी कि उनकी रचना इस तरीके से की जाती है कि वो बहुत ही रिलेटेबल लगे, जो लोग उसको सुन रहे हैं उनको ये ऐसा ना लगे कि यार ये कहाँ की बातें कर रहा है, ये तो हमारी समझ से परे, उसको समझ में आए कि अरे मेरे जीवन में तो ऐसा होता है, ये तो बिल्कुल मेरी कहानी कह रहा है। तो फिर उसका ध्यान, अगर कोई आपकी बात करेगा, आपको अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेरा बर्डन हो रहा है, अगर मैं आपको उसी चीज के ऊपर छेड़ दूंगी, वही तर्ज अब मैं छेड़ने लग जाऊंगी, तो आप सुनने चाहेंगे कि अच्छा सुन लेते हैं क्या बोलेंगे, हो सकता है मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। इनकैप्सुलेटिंग मतलब कि उसको समराइज करना, किस चीज को, मॉरल लेसन्स को समराइज करते थे, या फिर प्रैक्टिकल विजडम क्या होता है, ज्ञान, तो जो किसी ने वास्तविकता में कुछ चीज फील करके जो ज्ञान हासिल किया होगा उन चीजों को वो इनकैप्सुलेट करते थे, यानी कि संक्षेप में बोलते थे, इन अ फॉर्मेट, ऐसी फॉर्मेट में, ऐसे तरीके से जो बच्चों को भी पसंद आए और बड़ों को भी पसंद है। ये नहीं कि बच्चे सुन रहे हैं बड़ों का इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, ये तो बच्चों की कहानी है, या फिर बड़े सुन रहे हैं नहीं नहीं ये चीज बच्चे नहीं सुन सकते, नहीं, दोनों का उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि बच्चे हमारी फ्यूचर जनरेशन है, वो भी सीखेंगे, और कोई वयस्क जिसने अभी तक ये चीज नहीं सीखी है तो वो भी आगे सीख सकता है। दिस accessibility मेक्स फोकलोर एन इफेक्टिव एजुकेशनल मीडियम। तो ये जो एसेसिबिलिटी है कि ये हर किसी को एक्सेसिबल है, हर कोई इसको सुन सकता है, समझ सकता है, ये क्या करता है, फोकलोर को बहुत प्रभावशाली एजुकेशन का माध्यम बना देता है, स्पेशली इन रीजन्स वेयर फॉर्मल एजुकेशन माइट बी लिमिटेड, खास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पे फॉर्मल रूप से कोई स्कूल वगैरह ना हो या फिर एजुकेशन के संसाधन ना हो, वहाँ के लिए। Through memorable characters, narratives, and morals, folklores teach honesty, bravery, kindness, and empathy lessons crucial to shaping young minds. तो बोल रहे हैं कि यादगार किस्से कहानियों के जरिए, कैरेक्टर्स के जरिए, नैरेटिव्स के जरिए, मॉरल्स के जरिए, मॉरल्स क्या होता है, जो हम एक बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करना चाहते हैं ना, कि बुरा नहीं बोलना चाहिए या किसी सोच समझ के बोलना चाहिए, क्या मॉरल वैल्यूज हैं, कुछ गलत नहीं होने करना चाहिए आपको, ठीक है। तो फोकलोर्स क्या करते हैं, ईमानदारी सिखाते हैं, बहादुरी सिखाते हैं, दया सिखाते हैं, एम्पैथी, लोगों के साथ में सहानुभूति रखना सिखाते हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी है युवा बच्चों के दिमाग को शेप करने के लिए, उनके दिमाग को सही दिशा में ले जाने के लिए। फोकलोर होल्ड्स अ यूनिक पावर, फोकलोर जो है उसमें एक बहुत ही अलग तरीके की यूनिक शक्ति होती है। इट रिफ्लेक्ट्स पास्ट विजडम, इंस्पायर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रोवाइड्स अ मिरर फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये क्या करता है, पुराने जो हमारे पास्ट के विजडम ज्ञान है उसको दर्शाता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि हम एनालाइज कर सके, चीज़ों को तर्क कर सकें। ये नहीं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में औरतों को किचन में नहीं घुसना चाहिए या नहाना नहीं चाहिए, हमारे बुजुर्ग कहते थे ऐसा नहीं करते औरतें अपवित्र हो जाती हैं, नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग करो, क्यों कहा गया था, ताकि वो रेस्ट कर सके, ताकि वो उस समय में वो काम ना करे, अपने शरीर को आराम दे। लेकिन ये क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से आएगी, जब आपके पास नॉलेज होगा तभी। एंड प्रोवाइड्स अ मिरर फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, और खुद क्या आत्म मंथन करने के लिए उनको एक आईना, एक दर्पण दिया जाए, किसके जरिए, फोकलोर्स के जरिए।
Indian folklore is repositories of India's diverse cultural heritage. Repository क्या होता है? भंडारण. किस चीज का भंडारण है? इंडिया का जो फोकलोर है वो अलग अलग कल्चरल हेरिटेज. हेरिटेज क्या होता है? जो हमारी धरोहर होती है. ठीक है, तो कल्चरल, हमारे कल्चर की जो धरोहर है. अब क्योंकि हिंदुस्तान जो देश है ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी है, डाइवर्स कल्चर्स हैं, डाइवर्सिटी किसी स्टेट के अकॉर्डिंग भी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा विभिन्नता है हिंदुस्तान में, जितना दुनिया के और किसी हिस्से में नहीं देखी जाती. ठीक है, एक ही देश के अंदर इतनी विभिन्नता कहीं नहीं मिलती. तो इसके वजह से हिंदुस्तान का जो भंडार है वो बहुत बड़ा है. They act as a unifying force in a country as diverse as India. वो एक यूनिफाई मतलब एकत्रित करने वाला, इकट्ठा करने वाला, एक जैसे कि ग्लू है वैसा काम करते हैं, ऐसा मैकेनिज्म जो लोगों को एक साथ बांधता है. वो भी इन अ कंट्री, एक ऐसे देश में जो कि इतना डाइवर्स है जैसा कि हिंदुस्तान है. यानी कि हिंदुस्तान जैसी डाइवर्सिटी अगर कहीं और हो तो उसको अगर जोड़े रखना है इतने सारे लोगों को एक साथ, इतनी सारी डाइवर्सिटी को एक साथ, तो वो हमारे फोकलोर्स ही ये काम करते हैं. विद न्यूमरस लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड सोशल नॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे असंख्य भाषाएं हैं, रिलीजन है, और नॉर्म्स मतलब अलग अलग समाज के अलग अलग कुछ पहलू हैं. ठीक है, तो हम एक दूसरे के पहलुओं का, समाज के रिस्पेक्ट करते हुए इन चीज़ों को बनाए रखते हैं. They capture the essence of various regional traditions, dialects and beliefs. इनमें क्या भरा हुआ होता है, कैप्चर किया होता है? एसेंस. एसेंस मतलब सारांश. किस चीज़ का सारांश? अलग अलग रीजनल ट्रेडिशंस का, डायलेक्ट्स भाषाओं का, और बिलीफ्स मान्यताओं का. वीविंग टुगेदर द वास्ट एंड वेरिड एथोस ऑफ द कंट्री, जो कि एक साथ बुनता है. किसको बुनता है? विशाल, बहुत वास्ट मतलब विशाल, और वेरिड मतलब बहुत अलग, विविध. एथोस, एथोस मतलब हमारे देश का जो कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे देश का जो कल्चर है, उसको एक धागे में बुनता है. Every region from Kashmir to Kanyakumari has tales that embody local wisdom, rituals and social customs. हर एक रीजन, चाहे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का कोई भी इलाका हो, कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसी कहानियाँ होंगी जो लोकल विजडम, लोकल ज्ञान को, लोकल रिचुअल्स को, वहाँ के सामाजिक कस्टम्स को दर्शाती होंगी. Stories like those from Panchtantra and Jataka tales have transcended regions. और जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ और जातका टेल्स, यानी कि जातका टेल्स मतलब कहानी होता है, तो जातका टेल्स कुछ कहानियों का सार होगा, उसकी बात कर रहे हैं. have transcended. ट्रांसेंडेड का मतलब होता है पार करना, रीजन्स को, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर दायरे तक ये सीमित नहीं रहे. हम सब ने, चाहे कश्मीर का हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे पंजाब का हो, गुजरात का हो, हमारे ईस्टर्न सिस्टर स्टेट्स का कोई व्यक्ति हो या सदर्न स्टेट्स का कोई व्यक्ति हो, पंचतंत्र की कहानियां तो सबने पढ़ी हैं अपने स्कूल टाइम में, राइट. तो वो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए बाउंड हो गई है कि ये इसी इलाके में पढ़ी जाती है, नहीं ना. Becoming staples of Indian storytelling that educate on universal values. Staple मतलब मुख्य में अहम हिस्सा, अहम जो मुख्य वस्तु है वो बन जाता है. क्या बन जाता है? पंचतंत्र और जातका टेल्स जो है वो फिर मुख्य हिस्सा बन जाता है, मुख्य पहलू बन जाता है हिंदुस्तान की कहानी. स्टोरी टेलिंग मतलब आप कथा वाचन जो कर रहे हैं उसकी. दैट एडुकेट, जो सिखाता है यूनिवर्सल वैल्यूज, दुनिया भर के जो मॉरल वैल्यूज हैं वो सिखाता है, while highlighting India's unique cultural tapestry. और साथ ही साथ हिंदुस्तान का जो यूनिक, एकदम अनोखा कल्चरल मिश्रण है, जो बहुत टेपेस्ट्री मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिश्रण, उसको दर्शाता है, उसको हाईलाइट करता है. इंडियन फोकलोर फ्रीक्वेंटली एड्रेसेस सोशल इश्यूज. हिंदुस्तान के जो फोकलोर है वो क्या करता है? बार बार कई दफ़ा जो कुछ सामाजिक मसले हैं, समस्याएं हैं, उनको एड्रेस करता है, उनसे जूझता है, उनका सामना करता है. चैलेंजिंग एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स एंड इनकरेजिंग रिफ्लेक्शन ऑन सोसाइटल प्रैक्टिस. तो कुछ ऐसे सामाजिक नियम ऐसे बना दिए गए थे जो बहुत रूढ़िवादी थे या गलत थे, उनको चैलेंज इन्हीं कहानियों के द्वारा किया जाता है. और ये अब कोई भी व्यक्ति जो क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें उठी होगी
ठीक है, जो तर्क संगत बात कर सकता है या तर्क रखने की हिम्मत रखता है, वो जाहिर सी बात है कुछ गलत उसके आंखों के सामने हो रहा होगा जो हम ट्रेडिशन के नाम पे गलत सुनते या करते आए हैं, तो उसके वो क्वेश्चन करेगा। और जब राजा राम मोहन जो रॉय जैसे लोग जो हैं इन चीजों के ऊपर सवाल उठाते हैं तो समाज में एक बदलाव आता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात की जा रही है कि ये रिफ्लेक्शन को प्रेरित करता है और सोसाइटल प्रैक्टिसेस के ऊपर जो रिफ्लेक्शन है, यानी कि उसका जो दर्पण है उसके ऊपर जो सवाल जवाब है उसको प्रेरित करता है। फॉर इंस्टेंस द फोक टेल्स ऑफ तेनाली रामा, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे तेनाली रामा की कहानियों का जिक्र किया गया है। द विटी एडवाइजर इन विजयनगर एम्पायर often question the elites excesses and promote justice for the common man। तो ये जो तेनाली रामा था एक बहुत ही चतुर चालाक एडवाइजर था विजयनगर के राज्य में। तो ये क्या करता था, ये अक्सर इलाइट, इलाइट कौन होते हैं, जो ऊंची जाति के या ऊंचे दबके के या फिर जो हाई क्लास के, जो प्रिविलेज क्लास के जो लोग होते हैं, उनको ये सवाल करता था कि उनके जो एक्सेसेस थे, जातियां थे, उनके ऊपर ये सवाल उठाता था और समाज में आम इंसान के लिए, हम जो आम साधारण नागरिक हैं उनके लिए जो जस्टिस है उसको प्रमोट करता था। Similarly, Birbal, a wise minister in Mughal court, features in numerous tales that promote intellectual equality। और इसी तरीके से बीरबल, जो अगेन एक बहुत ही बुद्धिमान मिनिस्टर था मुगल राज्य में, मुगल दरबार में, फीचर्स वो दिखाई देता है, प्रदर्शित किया जाता है बहुत सारी कहानियों में कि वो इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्ध, बुद्धता, जो हमारा दिमाग है, ज्ञान है, उसकी इक्वालिटी, बराबरी को प्रमोट करता था। These stories teach Indians to value wit, इंटेलिजेंस एंड फेयरनेस। तो ये जो कहानियां हैं ये हमारे भारतीयों को विट, मतलब कि विट होता है मजाकिया ढंग से चीज़ों को कहना, विवेक जिसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस बुद्धि, फेयरनेस, फेयरनेस मतलब एकदम जस्टिस वाली बात हो गई कि सबको बराबरी का अधिकार है या सबके साथ में सही होना चाहिए। सटली क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ दोज इन पावर, और सटली मतलब बहुत हल्के ढंग से, ये नहीं कि बहुत हार्श क्वेश्चन कर रहा है कि तुमने ऐसा कर कैसे दिया, नहीं, आप हमें समझा दो कि आपने ऐसा क्यों किया। आराम से, बहुत शांति से, जो अथॉरिटी थी, उनकी पावर, जिनके पास में सत्ता थी या जो उस पावर का गलत इस्तेमाल करते थे, उनसे वो सवाल पूछते हैं। कौन, हमारी हिंदुस्तान की कहानियां, फोकलोर्स। बाय एम्बेडिंग रिफॉर्मिस्ट आइडियाज विद इन एंटरटेनिंग नैरेटिव्स। अब यहाँ पे एम्बेड करना मतलब सम्मिलित करना, रिफॉर्म मतलब कि बदलाव के, तो बदलाव के एक विचार को बड़े ही एंटरटेनिंग, मनोरंजन ढंग से नरेट करना और उसके अंदर बदलाव के विचार को डाल देना। इंडियन फोकलोर्स प्रोवाइड अ सॉफ्ट येट पावरफुल क्रिटिक ऑफ सोसाइटल हायरार्कीज। तो जो हिंदुस्तान में जो फोकलोर था, इंडियन फोकलोर था, वो क्या करता था, वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही हल्का, कोमल, ये नहीं कि बहुत हार्श होने की जरूरत है, कठोरों की मारो पीटो आंदोलन करो तभी चीजें बदलेंगी, नहीं, कई दफा बहुत शांति से, बिना लड़े झगड़े, बस आईना दिखा के भी चीजें चेंज हुई हैं। तो यहाँ पे ये सॉफ्ट येट पावरफुल, बहुत ही पावरफुल क्रिटिक था। क्रिटिक होता है जो एनालाइज करता है चीजों को, किस चीज का, सोसाइटल हायरार्की, हायरार्की होता है जो रैंकिंग सिस्टम होता है, ठीक है, उसको ये सवाल उठाता था। एनकरेजिंग प्रोग्रेसिव थिंकिंग, जिससे कि हमारे प्रोग्रेसिव थिंकिंग को इनकरेजमेंट मिले। तो प्रोग्रेसिव थिंकिंग क्या, कि हम आगे बढ़े। अगर हम आज भी सदियों साल पहले चलने वाली पर्दा सिस्टम के अंदर में होते तो क्या आज इतनी सारी जो महिलाएं हैं वो जॉब कर पाती, बाहर निकल पाती। आज हम जो दुनिया में महिलाओं को हर एक फील्ड में आगे आते देख रहे हैं, एक्सेल करते देख रहे हैं, तो क्या हम वो कर पाते, नहीं ना कर पाते। तो प्रोग्रेस करना मतलब ये नहीं होता कि आप अपने मॉरल वैल्यूज को छोड़ दो, बट प्रोग्रेस करने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन करो, जो चीज गलत है आप उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। आप, क्योंकि समय के साथ में चीजों को बदलना पड़ता है। अब ट्राई के नियम है, अगर 1990 के दशक के ट्राई के नियम अभी तक चालू रहेंगे तो अब सोसाइटी जो है एआई की आ चुकी है, डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है, तो इसमें वो वाले ट्राई के नियम तो लागू नहीं हो पाएंगे, राइट। उस तरीके से तो आप सोसाइटी को नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा ना, तो प्रोग्रेसिव थिंकिंग की जरूरत है।
Many in Indian folklore emphasize the bond between humans and nature. हिंदुस्तान में बहुत सारे folklore ऐसे हैं जो इंसान और पर्यावरण के बीच के जो बॉन्ड है, कनेक्शन है, उसके ऊपर जोर देते हैं. इम्पार्टिंग लेसन्स ऑन एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप. और जो स्टीवर्डशिप मतलब संरक्षण, एनवायरनमेंट के संरक्षण के ऊपर यहाँ पे कई सारे पाठ्यक्रम या लेसन मिल जाते हैं, ज्ञान मिल जाता है. दैट रेजोनेट विद इंडियाज एग्रेरियन रूट्स. जो हिंदुस्तान के एग्रेरियन मतलब कृषि प्रधान, जो हमारी कृषि प्रधान मातृभूमि है, उसकी जड़ों से ये बिल्कुल मेल खाता है. Stories about sacred rivers, protective spirits, or revered animals highlight the belief that natural entities are to be respected and cared for. जो बहुत ही हमारी धार्मिक नदियां हैं, प्रोटेक्टिव स्पिरिट्स हैं. प्रोटेक्टिव स्पिरिट्स जो जैसे कि कांतारा मूवी आपने देखी है, तो वो देवता हैं अलग अलग चीज़ों के, है ना. जैसे कि वन देवता है, और पहाड़ी इलाकों में या ज़्यादा रूरल इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग देवता होते हैं, तो वो प्रोटेक्टिव स्पिरिट्स हैं. और रेवर्ड एलिमेंट्स, रेवर्ड मतलब पूजनीय, रिस्पेक्टेबल जो एनिमल्स हैं, जैसे कि हमारे धर्म में हम हर एनिमल को किसी ना किसी भगवान से रिलेट करते हैं. कुत्ते को भी हम शनि देव से रिलेट करते हैं, कौवे को भी रिलेट करते हैं. तो हर एनिमल बर्ड की अपनी एक जगह है, रिस्पेक्टेबल पोजिशन है. ठीक है, तो ये क्या हाईलाइट करता है, जो हमारा बिलीफ है नेचुरल एंटिटीज में, कि जो पर्यावरण है, देखो हम पहले से ही पर्यावरण से बड़े क्लोज रहे हैं, उसकी इज्जत करते रहे हैं. वन देवता, पहाड़ देवता, पवन देवता, नदी माता, ऐसे इस तरीके से हम उनको संबोधित करते आए हैं, धरती माता. तो हम जो नेचुरल एंटिटीज हैं उनसे बहुत करीब रहे हैं, और ये सब हमारी इन फोकलोर्स में भी दर्शाया जाता है कि हम कैसे इनके प्रति रिस्पेक्टफुल रहें और कैसे इनके प्रति केयरफुल रहें. These tales often highlights shared human experiences. इन कहानियों में अक्सर shared human experiences, कुछ लोगों के जो experiences रहे हैं, जो उन्हें शेयर किए हैं, वो होते हैं. Bridging cultural gaps, जो कि अलग अलग कल्चर्स के बीच में जो गैप है उनको ब्रिज करते हैं, यानी कि उनको ख़त्म करते हैं. एंड फॉस्चरिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. और फॉस्चर करना मतलब प्रेरित करना. क्या चीज़ प्रेरित करते हैं? कलेक्टिव आइडेंटिटी. कलेक्टिव मतलब हम सब एक हैं, एक साथ मिलजुल कर जो हम करना चाहते हैं, उसका जो आइडिया है लोगों के मन में आए, उसकी जो भावना है लोगों के मन में आए, ये इन कहानियों से प्रेरित होता है. Folklore serves as a reservoir of collective wisdom. Folklore जो है वो रिजर्वर, भंडारण. किस चीज़ का भंडारण? कलेक्टिव, इकट्ठा किए गए ज्ञान का भंडारण है. ट्रांसेंडिंग टाइम एंड ज्योग्राफी टू एडुकेट एंड रिफॉर्म सोसाइटी. जो कि ज्योग्राफी, तमिलनाडु के किसी इलाके में कोई कहानी हुई, ठीक है, वो आज पंजाब के किसी इलाके में कोई बच्चा सुन रहा है, तो ज्योग्राफी हमने पार कर दी, ट्रांसेंड कर दी. और टाइम, मेरे दादा परदादों के ज़माने में जो उन लोगों ने कहानियाँ सुनी, वो आज हम भी सुन चुके हैं और आगे अपने बच्चों को भी सुनाएंगे. तो ये हमने टाइम को भी ट्रांसेंड कर दिया, उसको भी पार कर दिया. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो कलेक्टिव इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, जो बिना किसी सीमाओं के, बिना किसी समय के बाधाओं के आगे लोगों को एडुकेट करता है एंड रिफॉर्म सोसाइटी, और समाज को बदलने की ताकत रखता है. इट्स रिमार्केबल एबिलिटी टू टच हार्ट्स. इसकी जो बहुत ही उम्दा काबिलियत है कि वो दिलों को छू जाए. प्रॉम्प्ट रिफ्लेक्शन, प्रॉम्प्ट मतलब एकदम क्विक रिफ्लेक्शन वहाँ पे देखने मिले, उसका दर्पण हमें देखने मिले. एंड इंस्पायर एक्शन मेक्स इट इंडिस्पेंसिबल. और कि ये इसमें लोगों को एक्शन लेने पे प्रेरणा मिले या कुछ कार्य करने में प्रेरणा मिले, ये इंडिस्पेंसिबल है, अनिवार्य है. इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन. ये हमारे फॉर्मल एजुकेशन का भी हिस्सा होना चाहिए और हमारी दादी नानी की कहानियों का भी हिस्सा होना चाहिए. इन एन एरा डोमिनेटेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी. अब हर कोई रील्स स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टा रील्स हो गया, फेसबुक ब्लूटूथ सॉरी यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, फेसबुक पे जो भी होता है वो चीज़ें, ठीक है, इनसे स्टोरीज से इन सबको स्क्रॉल करें. तो अब दुनिया है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया, जिसने कि पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रखा है. फोकलोर में सीम एंटीक्वेटेड. फोकलोर ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, ओल्ड फैशन हो चुके हैं. येट
इट्स रेलेवेंस हैज़ ओनली डिपेंड, लेकिन उसकी जो रेलेवेंस है, उसकी जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, वो और ज़्यादा गहरी हो गई है. Modern storytellers, educators, and social reformers can adapt folklore for contemporary audiences. तो बोल रहे हैं कि जो मॉडर्न स्टोरी टेलर्स, आज के युग के कहानीकार जो हैं, कथावाचक जो हैं, या एडुकेटर हैं, या सोशल सामाजिक रिफॉर्म, सामाजिक बदलाव लाने वाले जो लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, किसको, फोकलोर को, आज की ऑडियंस को सूट करने के लिए. कि उनके एक कोई राजा था, उसके बहुत गंदी आदत थी कि वो झूठ बोलता था, या फिर उसकी बहुत गंदी आदत थी कि वो लोगों के घर में जाके छुप जाता था, या कुछ भी चोरी करता था. तो इसके बजाय हम ये भी बोल सकते हैं आज की ऑडियंस को सूट करने के लिए कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसको कि लोगों के चीज़ों को स्टॉक करने में बड़ा मजा आता था, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उनको स्टॉक करने में बड़ा मजा आता था. तो ये आपसे आज के युग से रिलेटेड है, होते हैं ऐसे लोग जो आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है. और फिर उसके अकॉर्डिंग उनका निष्कर्ष बनाइए, उसकी कहानी पूरी कर दीजिए. तो वो हम आज की ऑडियंस को सूट करने के लिए इस तरीके से कहानी बना सकते हैं. हार्नेसिंग इट्स emotive power to foster empathy and awareness. तो उसका जो इमोटिव, भावनात्मक, इमोशनल पावर है, उसको हम एम्पथी और अवेयरनेस को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये तो हो गया पैसेज. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज. पैसेज की टोन कैसी है. फर्स्ट ऑप्शन है नॉस्टैल्जिक. अब नॉस्टैल्जिक तब होते हैं जब आप किसी पुरानी याद में डूब रहे हो, कुछ खट्टी मीठी यादें आपको आ रही हो, कुछ इमोशंस आपके जागृत हो रहे हो कि यार उस टाइम ऐसे हंसे थे, ऐसे रोए थे, और फिर उन्हीं चीज़ों को आप आज फील कर रहे हो, आज हंस रहे हो या रो रहे हो. तो वो हो गया नॉस्टैल्जिक. परसुएसिव. परसुएसिव मतलब आपको किसी चीज़ को मनाने की कोशिश की जा रही है, नहीं ये ऐसे ही होता है, सुनो आप मेरी बात, ऐसे ही होता है. परसुएसिव भी नहीं है. इंफॉर्मेटिव. इंफॉर्मेशन दी जा रही है किसके बारे में, हमारे फोकलोर्स के बारे में, जो हिंदुस्तान के किस्से कहानियां हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है. तो ये क्या हो गए, इंफॉर्मेटिव. ह्यूमरस, मजाकिया तो नहीं है ना. सो ऑप्शन सी, इंफॉर्मेटिव इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है. The evolution of folklore over time. कि folklore समय के साथ में किस तरीके से बदला है. तो हमारे यहाँ पे उद्देश्य, हमने उसके बदलाव को नहीं पढ़ा, हमने एक सजेशन ज़रूर दिया है बीच में कि हम उसको बदल सकते हैं समय अनुसार, लेकिन हमने यहाँ पे जो मुख्य बात पढ़ी है वो फोकलोर की महत्वता, उसका इम्पोर्टेंस एजुकेशन के तौर पे, समाज को बदलने के तौर पे, सामाजिक सुधार के तौर पे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था और किस उद्देश्य से किया जाता था, ये हमने पढ़ा है, समझा है. तो ये तो इनकरेक्ट हो गया. द रोल ऑफ फोकलोर इन प्रमोटिंग एनवायरमेंटल स्टेवर्डशिप. तो केवल एनवायरमेंटल स्टेवर्डशिप के बारे में तो नहीं था ना. हाँ, कई ऐसी कहानियां हैं जो इस तरफ भी हमें प्रेरित करती है, पर पूरा का पूरा पैसेज तो इस बारे में नहीं था, तो इनकरेक्ट है. द सिग्निफिकेंस ऑफ फोकलोर इन एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म. कि इस फोकलोर का एजुकेशन और सामाजिक रिफॉर्म्स में, सुधार में कितना बड़ा महत्व है. तो यही हमने इस पैसेज में पढ़ा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Select the most appropriate options to fill in the blanks in the following sentence based on the passage. तो पैसेज के अनुसार यहाँ पे ब्लैंक में कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिट हो सकता है. फोकलोर सर्व एज अ पावरफुल टूल फॉर. किसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था ये, एजुकेशन के पर्पज से ना, एंटरटेनमेंट तो नहीं था. फर्स्ट है एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट तो नहीं है ना, उन्होंने बोला कि केवल एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, तो इनकरेक्ट है. एडुकेशन बिल्कुल पॉसिबल है. लेजर, लेजर मतलब होता है कि जो आप फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए जो काम करते हैं वो गया लेजर, तो वो भी नहीं है. तो क्या होगा, ए और डी तो एलिमिनेट हो गए, बचा क्या, बी और सी. एजुकेशन स्पेशली इन रीजन्स वेयर फॉर्मल एजुकेशन इज लिमिटेड. तो आगे एजुकेशन ही बोला है कि जहाँ खास तौर पर उन इलाके में जहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती या लिमिटेड होती है, वहाँ पे ये एजुकेशन का संसाधन है. Their dash nature makes them accessible to both children and adults.
अगर वो कॉम्प्लेक्स होगी तो बच्चे कैसे उसको समझेंगे? सिंपल है, इसीलिए तो बच्चे बूढ़े सब एक समान उसको समझ सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल नेचर इज करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेस्ड ऑन द पैसेज चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन फोकलोर। पैसेज के अनुसार वो आप आंसर बताइए जो कि फोकलोर, इंडियन फोकलोर का मुख्य जो महत्वपूर्णता है, मुख्य जो पहलू है उसको हाईलाइट करती है, दर्शाती है। इंडियन फोकलोर होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू बिकॉज इट डैश। क्यों है उसकी महत्वपूर्ण वैल्यू? क्योंकि वो हिंदुस्तान का जो डाइवर्स कल्चर है उसके ऊपर रोशनी डालता है। emphasizes unity by highlighting India's diverse cultural heritage, बिल्कुल करेक्ट है। encourages people to challenge societal norms in an aggressive way, aggressive way में नहीं बोला गया, सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करना है बट बहुत शांति से, शांत रहकर, तो ये इनकरेक्ट है। focuses exclusively on historical events and important personalities, इनकरेक्ट है। वो आम जनता की, आम जनमानस की रोजमर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं की बात करता है, इसीलिए उसके ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान जाता है, लोग उसकी तरफ खिंचे होते जाते हैं या प्रेरित होते हैं उसको सुनने के लिए। teaches strict adherence to existing cultural values without question, बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग अवेकन करने की बात की गई है कि फोकलोर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को अवेकन करते हैं, जिससे कि लोग, तो अगर क्रिटिकल थिंकिंग आपकी अवेकन होगी, जागृत होगी, तो आप ज़रूर समाज को या चीज़ों के ऊपर सवाल उठाएंगे और फिर आप पुरानी चीज़ों को, जो ऐतिहासिक या फिर ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उनको आप फॉलो करेंगे, आंख बंद कर फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Why are folklores considered an effective educational medium, especially in regions with limited formal education? क्यों ये formal education जहाँ पे limited है, उन इलाकों में एक प्रभावशाली माध्यम माना जाता है एजुकेशन का? They offer simple entertainment without any educational value, इनकरेक्ट है। स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में ही बोल दिया गया था कि ये एंटरटेनमेंट से परे भी कुछ है और एंटरटेनमेंट से परे ये एजुकेशन का साधन है, सो इनकरेक्ट है ये बिल्कुल भी। दे इनकैप्सुलेट मॉरल लेसन्स एंड विजडम इन एन एक्सेसिबल वे, ये इसलिए प्रभावशाली माध्यम है क्योंकि इसमें जो भी मॉरल लेसन्स या ज्ञान भरा हुआ है, डाला गया है, जिसकी संरचना की गई है, वो बहुत ही एक्सेसिबल तरीके से की गई है, यानी कि बच्चे बूढ़ों सबको समझ में आएगा और समान समझ में आएगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 4 सेंटेंसेस जो हैं S1 टू S4 में S1 और S4 गिवन है, ठीक है। PQRS में से आपको S2 और S3 निकालना है ढूंढ के। चलिए देखते हैं। एज इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन एक्सेलरेट्स, अब जैसे जैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि दुनिया भर का जो कोऑपरेशन है, एक साथ मिलजुल के कुछ काम करने के लिए सहमति को बोलते हैं कोऑपरेशन, किसके ऊपर? क्लाइमेट एक्शन के ऊपर बढ़ रहा है, एक गति कर रहा है। इट इज नाउ वाइडली एक्नॉलेज्ड that the public sector alone cannot shoulder the responsibility of combating climate change. इसमें यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, यह स्वीकार कर ली गई है कि पब्लिक सेक्टर अकेले जो है वो पूरी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, यानी कि केवल सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो इसमें सबका सहयोग चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल यूजर्स हो, इंडिविजुअल लोग हो, हर किसी का योगदान चाहिए। Sustainability agreements which facilitate collaborative action among companies against climate change. Sustainability क्या होता है कि आप डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, साथ साथ में अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख रहे हैं, तो हो गया सस्टेनेबिलिटी अग्रीमेंट। तो इसके ऊपर जो भी राजी हुए हैं, विच फैसिलिटेट, जो कि सुगम बनाता है किस चीज को? कोलैबोरेटिव एक्शन। कोलैबोरेटिव क्या हो गया कि सबका मिला जुला जो प्रयास होगा, या सरकार जो है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में मिलके कुछ काम कर रही है, उसको ये सुचारू बनाता है। अमंग कंपनीज अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, किनके बीच में कोलैबोरेटिव एक्शन होगा? वो कंपनीज जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ रही हैं। कैन मिटिगेट सम ऑफ दीज रिस्क by pooling resources and increasing business collective impacts. तो ये कंपनीज क्या कर सकती हैं? इस जो रिस्क है इसको कम कर सकती हैं। कैसे? रिसोर्सेज को पूल करके। पूल करना मतलब
मेरे पास संसाधन है, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं आपको भी बता दूंगी कि भाई ये संसाधन है, या आपको शेयर करने के लिए दे दूंगी। हो गया पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, ताकि बिजनेसेस का कलेक्टिव इम्पैक्ट बढ़े। यानी कि एक साथ दो बिजनेसेस मिलकर आएंगे तो वो एक दूसरे को कुछ अच्छा बुरा सलाह देंगे, तो उनका जो है पावर जो है वो ज़्यादा तेज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा वो इस ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली द मूवमेंट हैज़ एक्सप्रेस्ड अ लैक ऑफ ट्रस्ट। अब ये किसी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, किसी अब मूवमेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई आंदोलन भी हो सकता है, या मूवमेंट जो आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाली बात है उसका भी हो सकता है। लेकिन जो मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा है वो यहाँ पे मूवमेंट की बात की जा रही है, यानी कि आंदोलन की बात की जा रही है, कि ज़्यादा अहम बात ये है कि ये जो आंदोलन था एक्सप्रेस्ड, इसमें भरोसे की कमी देखी गई। अब यहाँ पे ऊपर तो आंदोलन की कोई बात ही नहीं चली, यानी कि पी तो S1 से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। This has led to a consensus for private sector involvement. इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट के लिए एक सहमति बन गई, with corporates increasingly adopting environmental, social and governance practices. और जिसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो है, या बड़े छोटे जो भी कॉरपोरेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं किस तरफ, अडॉप्ट करने के लिए मतलब इन्वॉल्व करने के लिए, शामिल करने के लिए, क्या शामिल करने के लिए, एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस शामिल करने के लिए, सोशल प्रैक्टिसेस शामिल करने के लिए, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस शामिल करने के लिए। However, ESG is a novel and challenging terrain. हालांकि ESG जो है वो एक नोवल मतलब नया और चैलेंजिंग, बड़ा ही मुश्किल टेरेन है, मुश्किल एक एरिया है। तो अभी किसकी बात की जा रही है, देखो यहाँ पे बात करें ना कि केवल पब्लिक सेक्टर इकलौता काम नहीं कर सकता, मतलब कि क्लाइमेट चेंज के बारे में रिलेटेड ही बात है, ठीक है। तो केवल पब्लिक सेक्टर काम नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो क्यू तो बिल्कुल वैलिड है, पी वैलिड है नहीं, इनकरेक्ट है, पी नहीं आएगा, पी नहीं आएगा, क्यू आ रहा है। आगे देखते हैं। इवन ड्यूरिंग द दुर्गा पूजो thousands of people have participated in demonstrations in solidarity with the doctors. अब ये जो डॉक्टर वेस्ट बंगाल का जो केस हुआ था उसके बारे में बात की जा रही है कि दुर्गा पूजा के दौरान भी हजारों की संख्या में लोगों ने डॉक्टर्स के साथ में एकजुटता दिखाते हुए डेमोन्स्ट्रेशंस में, आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। तो ये हमारे जो एनवायरमेंटल कॉज है उससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग टॉपिक है, तो इनकरेक्ट हो गया। यानी कि बचा क्या, एस स्टेटमेंट बचा, बिजनेसेस टिपिकली फियर द फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेज ड्यू टू अनसर्टेन रिटर्न्स ऑन ESG एक्शन। जो बिजनेसेस हैं वो मुख्य तौर पर उनको डर है किस चीज़ का, कि अगर हमने पहले कदम उठाया तो हमें कुछ डिसएडवांटेज होगा, फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेज ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ESG एक्शंस की रिटर्न्स जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, तो ESG के ऊपर जो रिटर्न मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा अनिश्चित है। एंड इन्वेस्टमेंट्स अलॉन्ग विद परसीव्ड लिमिटेशंस ऑफ स्टैंड अलोन एफर्ट्स। किसके साथ में कुछ माना गया, कुछ एक अज्यूम किया गया लिमिटेशन है, यहाँ पे माना गया एक लिमिटेशन है स्टैंड अलोन एफर्ट्स, इकलौता अगर कोई बंदा एक अकेला जाके एफर्ट्स लगाएगा तो उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, ये माना गया। और ये किससे रिलेट कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी एग्रीमेंट्स, यहाँ पे कोलैबोरेटिव एक्शन के लिए कंपनीज के बीच में क्लाइमेट चेंज के लिए फैसिलिटी है, सुविधा है। तो कोलैबोरेशन, अकेले जाने का आपको डर लग रहा है तो आप किसी के साथ चले जाइए। तो ऑप्शन डी, क्यू एंड एस आर करेक्ट। इन दिस कंटेक्स्ट, इस पहलू से, इस एस्पेक्ट में, इस मसले में, द आइडिया ऑफ थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग, थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग का जो आइडिया है हैज़ क्विकली emerged एज अ गेम चेंजर। इसमें ये गेम चेंजर के तौर पे बहुत तेज़ी से उभरा है। potentially opening courtroom doors for many who felt they had been shut out, तो जिससे कि संभावतः में कोर्ट रूम के दरवाजे बहुत सारे लोगों के लिए खुल चुके हैं जिनको ऐसा लगता था कि उनको शट आउट कर दिया गया है, उनको बाहर कर दिया गया है, बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब किस पहलू की बात की जा रही है, क्या टॉपिक चल रहा है, हमें कुछ पता नहीं ना, तो पता नहीं तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, वो फर्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी एलिमिनेट करो। This revolution is not about abrogating colonial laws. तो बोल रहे हैं कि ये जो बदलाव आया है ये केवल कॉलोनियल जो लॉज है
उनको त्यागने पे, उनको बदलने के लिए नहीं है। ड्राफ्टिंग न्यू लॉज, नए लॉज लेकर आने के लिए नहीं है। और इंश्योरिंग स्पीडियर वर्डिक्स, या फिर तेजी से काम किया जाए, तेजी से फैसले आए, केवल उसके ऊपर नहीं है। इंस्टेड इट सेंटर्स ऑन द क्वेश्चन हु फुट्स द बिल फॉर जस्टिस। इसमें लेकिन बजाय इसके क्या है, सवाल उठाया गया है कि जस्टिस, न्याय के लिए बिल कौन लेकर आएगा, कौन उसका जो है पहल करेगा, ये बात की गई। तो अब देखो ये रेवोल्यूशन इस बारे में नहीं है बल्कि इस बारे में है, तो ये दोनों स्टेटमेंट साथ में आएंगे, यानी कि पी के बाद में क्यू आएगा। यहाँ पे पी के बाद में क्यू आ रहा है, यहाँ पे पी के बाद में आर आ रहा है, यहाँ पे क्यू पी से पहले आ रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन द हार्ट ऑफ इंडियाज लीगल सिस्टम, हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम के एकदम केंद्र में, हार्ट मतलब एकदम केंद्र में, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली टू मॉडेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन रूरल बिहार, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो दिल्ली का या फिर छोटे से छोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कहीं दूर दराज के बिहार के बीहड़ में एक छोटे से छोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। A quiet revolution has been in making for decades. एक बहुत चुपचाप तरीके से, शांति से एक रेवोल्यूशन मतलब एक बदलाव, एक आंदोलन लेकर आया जा रहा था कई दशकों से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझ में आया कि ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है कि लीगल सिस्टम के केंद्र से, बिल्कुल जड़ से उसको निकाला जा रहा था, उस बदलाव को लेकर आया जा रहा था। अब क्या बदलाव लेकर आया जा रहा था? ये जो बदलाव था ये कॉलोनियल नियमों को हटाने के लिए, नए नियम लाने के लिए, या फिर तेजी से कानून लाने के लिए नहीं था, बल्कि इसका मुख्य सवाल ये था कि जस्टिस का जिम्मेदार कौन है, कौन उसके ऊपर बिल लेकर आएगा। इस कंटेक्स्ट में एक थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग का आइडिया लेकर आया गया, जो कि बहुत तेजी से एक गेम चेंजर के तौर पर साबित हुआ। तो आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, आर फर्स्ट स्टेटमेंट है, पी के बाद में क्यू आएगा, दैट मीन्स ओ हमारा लास्ट स्टेटमेंट है, तो आर पी क्यू ओ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है। जब आप मीटिंग के अंदर क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, ये चीज़ डिसाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एजेंडा, है ना। तो आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है, तो एजेंडा ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेन्यू, मेन्यू होता है जो खाने की लिस्ट होती है, आलू परांठा, गोभी परांठा, बटर चिकन, मटर पनीर, ये सब जो है ये मेन्यू है। मिनट्स, मिनट्स मतलब अब ये मिनट्स भी हो सकता है, माइन्यूट्स भी हो सकता है। मिनट्स होता है मतलब कि मीटिंग मिनट्स की, इतने बज के इतने मिनट पे, 10:19 पे हमने फलाना टॉपिक डिस्कस करा, फिर 10:30 पे इस टॉपिक का जो हमने डिस्कस करा, इसकी शुरुआत करी थी, इसके ऊपर फलाने व्यक्ति ने ये आंसर, ये एक सजेशन दिया, फिर उसके बाद में इतने 11:01 पर हमें इसका कंक्लूजन ये निकला, ये हो गया मिनट्स। इसको फुल में मिनट्स ऑफ मीटिंग भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, तो यहाँ पे ऑप्शन ए एजेंडा इज करेक्ट। शी हैज विटी रिमार्क्स अबाउट एवरीथिंग, अब विटी का एंटोनिम यहाँ पे फिट करना है। तो विटी मतलब होता है बड़े ही क्विक थिंकिंग वाले, बड़े ही मजाकिया ढंग से आपको ना कुछ बोले ना कि उसने क्या कर दिया, एग्जैक्ट वर्ड है चतुराई, चतुराई वाला जवाब दिया। ठीक है। विम्सिकल, विम्सिकल का मतलब होता है अजीबोगरीब। अनएम्यूजिंग, अनएम्यूजिंग मतलब ज्यादा प्रभावित नहीं किया, बड़ा ही नीरस सा, बोरिंग सा। वूफुल, वूफुल मतलब दुखद। और सॉरी मतलब खेदजनक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अनएम्यूजिंग इज द एंटोनिम फॉर विटी। पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड क्या होता है, जब आपके कोई शरीर का हिस्सा जो है वो मूव नहीं कर रहा, हो गया पैरालाइज्ड। एंटोनिम क्या आएगा, फर्स्ट है डिम्योर, डिम्योर का मतलब होता है शर्मीला या शांत स्वभाव का। हेल्दी बिल्कुल स्वस्थ। स्टिफल्ड, स्टिफल्ड मतलब दबा हुआ। और सल्ट्री, सल्ट्री का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी से भरा हुआ। तो अब ह्यूमिडिटी अलग है, ये वेदर से रिलेटेड है। स्टिफल्ड दबा हुआ, अब दबा हुआ कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो बिल्कुल, जिसको दबा के रखा गया है, तुम कुछ बोल नहीं सकते, कोई महिला हो सकती है, या फिर कुछ सामान हो सकता है कि ये यहाँ पे दफन हो गया था, दब गया था। ठीक है। हेल्दी, अब पैरालाइज्ड एक बीमारी है, पैरालिसिस एक बीमारी है ना, एक परेशानी है, हेल्थ इश्यू है, तो हेल्दी क्या हो गया, उसका एंटोनिम हो गया। सो ऑप्शन बी हेल्दी इज करेक्ट। Mr. Arun will play dear for his financial mistake. Will pay dear. Pay dearly एक शब्द है, जिस फ्रेज है पे डियरली।
जिसका अर्थ होता है कि आपने अपनी जो भी गलतियां थी उसका बड़ा महंगा भुगतान करा। ठीक है, बड़ा बोलते ना, ये उसको बड़ा भारी पड़ा, ये गलती उसको बड़ी भारी पड़ी। वो जो भारी पड़ी है वो क्या है? पे डियरली। तो मिस्टर अरुण को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स का। ठीक है, यहाँ पे एक एडवर्ब की जरूरत है। ठीक है, पेमेंट, पे करना, यानी कि वर्ब है। वर्ब की क्वालिटी बता रहा है किस तरीके से पे किया गया, तो एडवर्ब की जरूरत है। लेकिन डियर क्या है? ये तो एडजेक्टिव है, तो हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। तो विल पे डियर, डियर की बजाय डियरली में इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Listening to the same lecture every day appeared every dash to him, very dash to him, very boring। boring का सिनोनिम क्या होगा? boring मतलब बड़ा ही उबाऊ, not interesting, थकाने वाला। monotonous, monotonous भी मतलब boring। ठीक है, कि बड़ी उबाऊ सी जिंदगी है, रोज का वही चीज चल रहा है, तो वो हो गया monotonous। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब बड़ा ही गुस्से में। मोनोलिथिक, मोनोलिथिक मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा। और नर्वस, नर्वस मतलब चिंतित। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मोनोटोनस इज करेक्ट। वी हैव पोस्टपोन दिस मूवी आउटिंग टू मेनी टाइम्स। हमने ये जो मूवी की आउटिंग है ये बहुत बार पोस्टपोन कर दी है। सो वी आर गोइंग टुमारो, कम डैश और शाइन। वी, तो इसलिए हम कल जा रहे हैं। कम डैश और शाइन, कम रेन और शाइन, इसका अर्थ होता है चाहे जो भी मौसम हो हम तो कल जा रहे हैं आउटिंग के लिए। तो कम हेल और शाइन नहीं, कम रेन और शाइन, चाहे बारिश आए, आंधी आए, चाहे तूफान, हम तो कल आउटिंग के लिए जाएंगे ही जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेंट yesterday वी टू द पार्क, तो कल हम पार्क गए। वी सकता है, फिर वी वेंट टू द पार्क yesterday, ये भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? वी से क्यू से स्टार्ट हो रहा है ये, वी वेंट, ओ है वेंट, टू द पार्क, टू द आर एस, पार्क yesterday, तो यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। या तो देखो ये हो सकता था yesterday वी वेंट टू द पार्क। अगर ये स्टेटमेंट होता तो कुछ एरर होता? नहीं होता ना एरर, लेकिन हमारे ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहे। तो दूसरा आंसर क्या हो सकता है? वी वेंट टू द पार्क yesterday। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट का इनकरेक्ट है, सेकेंड वाला करेक्ट है। वी वेंट टू द पार्क yesterday, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिपल्स, रिपल्स का सिनोनिम बताना है। रिपल्स का मतलब होता है किसी चीज से मना करना। तो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि कोई एक टीचर एब्सेंट है, उसकी जगह पे दूसरी सब टीचर आ गई। ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूट हो गई। या फिर किसी चीज को रिप्लेस करना, उसके बदलाव में, उसके बदले में कुछ देना। रिकवर, रिकवर मतलब ठीक होना, स्वस्थ होना। रिप्रूव, रिप्रूव मतलब फटकारना। और रिपेल, रिपेल मतलब किसी से दूर होना, रिपल्स करना। तो ऑप्शन डी रिपेल इज करेक्ट। One must be confident of winning and gaining one's goals and must face situations, disasters, trials and setbacks of life with confidence। तो यहाँ पे incorrectly spelled word बताना है। One, देखो ऑप्शन क्या है? setbacks, trials, disaster, confident। confident देखो, one must be confident, confident की स्पेलिंग करेक्ट है। फिर आता है डिजास्टर्स, डिजास्टर्स की स्पेलिंग भी करेक्ट है। फिर आता है ट्रायल्स, ट्रायल्स की स्पेलिंग भी करेक्ट है। फिर आता है सेटबैक, सेटबैक्स होता है SETBACKS, बैक्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज द स्पेलिंग आर इनकरेक्ट। 5 years later, 5 साल बाद, आई वॉज ईटिंग द सेम डिश एट द सेम रेस्टोरेंट। तो 5 साल बाद मैं यही डिश खा रहा था उसी रेस्टोरेंट में। तो वॉज ईटिंग क्या होगा? आप अभी की बात करना, आप आज से 5 साल बाद का पहले कैसे बता सकते हैं? वॉज कैसे हो जाएगा? ठीक है, वो वॉज नहीं होएगा। आई विल भी हो सकता था अगर आप फ्यूचर टेंस में बात कर रहे थे, लेकिन आप आज के समय में बात कर रहे हैं कि 5 साल पहले मैं इस रेस्टोरेंट में आया था पहली बार, तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, फिर मैंने ये चीज़ खाई और रेस्टोरेंट के ओनर ने मेरी मदद करी। आज 5 साल बाद आई एम ईटिंग द सेम डिश एट द सेम रेस्टोरेंट। तो 5 years later आई वॉज ईटिंग की बजाय क्या आएगा? आई एम ईटिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। साइंटिस्ट क्या है, हमारे सब्जेक्ट है। ये क्या कर रहे थे, वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वर कंडक्टिंग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या कंडक्ट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। सॉरी, वर कंडक्टिंग हमारा वर्ब हो गया, और क्या कंडक्ट करते, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा एक्सपेरिमेंट्स। अब क्योंकि एक्सपेरिमेंट प्लूरल में है तो आगे वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल में आएगा, एक्सपेरिमेंट्स वर। अब कंडक्ट किए जा रहे थे आईएनजी फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, वर बीइंग कंडक्टेड, किसके द्वारा, बाय द साइंटिस्ट ऑन द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज। द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज हैज बीन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स बाय साइंटिस्ट। तो वो स्पीसीज नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। Experiments were being conducted on the newly discovered species by the scientists. So option B is correct. The sun to our planet Earth provides essential energy, sustaining life and warmth. तो सन कुछ प्रोवाइड करता होगा, है ना। द सन provides essential energy to our planet Earth, sustaining life and warmth. तो द सन फर्स्ट आएगा, प्रोवाइड्स ओ सेकंड आएगा, टू आवर प्लैनेट क्यू थर्ड आएगा, और आर सस्टेनिंग आवर लाइफ एंड वार्मथ ये हो जाएगा फोर्थ पॉइंट। ओ सॉरी, ये हमने क्यू थर्ड लिखना था और ये होगा फोर्थ। तो देखो कहाँ मिल रहा है हमें, पी ओ क्यू आर, पी ओ क्यू आर हमें बी में मिल रहा है, राइट। यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। The employees were comfortable with me and they talked about their problems since I has worked there as a manager. तो since यहाँ पे दर्शाता है कि क्योंकि मैंने वहाँ पे काम किया था इसलिए वो लोग मेरे साथ कंफर्टेबल थे। ठीक है, तो आई हैज़ की बजाय क्या है, आई हैड, पास्ट की घटना है, वो पहले काम कर रहा था अभी नहीं कर रहा, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। द एम्प्लॉयज वर कंफर्टेबल, मेरे साथ बड़े कंफर्टेबल थे, फ्रैंक थे, और वो मुझसे अपनी सारी समस्याओं के बारे में बात करते थे क्योंकि मैंने वहाँ पे एज अ मैनेजर काम किया था। आई हैज़ की बजाय क्या आएगा, आई हैड। ठीक है, आई हैज़ की बजाय हैड आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। People often say that the stars govern their fate, but they forget the fact that success or failure is the result of one's own dash, one's own hard work हो सकता है। बड़े लोग अक्सर ये कहते हैं कि ग्रहों, तारों, नक्षत्रों में ना उनका भविष्य, उनका जो क्या होने वाला उनकी लाइफ में, उनका फेट निर्धारित है, लिखा है, और वही दिशा निर्धारित करेंगे कि क्या होगा। लेकिन वो भूल जाते हैं बात कि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, राइट। तो वो ये बात भूल जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सफलता और फेलियर जो है वो उसके खुद के एक्शंस के ऊपर निर्भर करती है। इफ वी सो चाफ वी कांट रीप गेन। तो वो ये कि अगर आप बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, तो अगर आप शाफ्ट बोएंगे तो आप ग्रेन्स नहीं होगा उसमें से काट सकते ना, उसमें से फसल नहीं उखाड़ सकते। एंड द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट वन डज एंड टू द एक्सटेंट ही डैश इट। तो जो भी परिणाम होते हैं किसी भी एक्शन के, वो डिपेंड करते हैं कि वो कैसे क्या करता है और कितनी हद तक उसमें परफेक्टली करता है या खराब करता है, अच्छा करता है। इफ वी वर्क हार्ड, अगर हम मेहनत करेंगे, वी सक्सीड ओनली टू द एक्सटेंट दैट वी वर्क। तो अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम उसी लेवल तक सफल होंगे जितना हम हार्ड वर्क करेंगे, जितना वोट डालोगे उतना मीठा होगा। People who think the law of karma is dash may feel that if one is destined to get something, he will always get it whether he strives for it or not. तो जो लोग लॉ ऑफ कर्मा में मानते हैं वो शायद ये सोचते होंगे कि जो जिसकी किस्मत में लिखा हो कुछ हासिल करना या किसी मुकाम पर पहुंचना, तो वो चाहे उसके लिए प्रयत्न करे या ना करे, वहां तक पहुंच जाएगा। बट experience tell us that reward and punishments are the direct result of our action। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये हमें बताता है कि किसी भी चीज़ के लिए हमें रिवॉर्ड मिलेगा या सज़ा मिलेगी, ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि हम क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क नेवर गो अनरिवॉर्डेड, और ईमानदारी और हार्डवर्क जो है उसका कभी भी किसी ऐसा नहीं होता कि आपको उसका फल ना मिले। एंड ईविल एंड डैश एंड evil deeds never go dash, और जो बुरा व्यवहार होता है, गलत चीजें होती हैं, वो कभी भी खाली नहीं जाती। इनफैक्ट इवन द लॉ ऑफ कर्मा इन इट्स प्रॉपर सेंस, और बल्कि यहाँ तक कि जो लॉ ऑफ कर्मा है, अगर उसका भी वास्तविक मतलब समझे, मीन्स दैट द फ्रूट वी गेट इज डिसाइडेड बाय वॉट एवर एक्शंस वी डिड इन द पास्ट। तो जो भी हमें फल मिलेगा वो इसी के ऊपर निर्भर करेगा कि हमने पास्ट में क्या किया है। ठीक है। People often say that the stars govern their fate, but they forget the fact that success or failure is the result of one's own incidents. Incidents मतलब कुछ घटना, तो यहाँ पे घटना की बात तो नहीं की जा रही। केस मतलब कोई मैटर, कोई सिचुएशन। पावर, किसी के पास कितनी पावर है उससे गवर्न की जाती है, कोई क्या एक्शन लेता है। अब क्योंकि आगे पैसेज में हमने मल्टीपल टाइम एक्शंस की बात की है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन ही आएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ वी sow chaff, we can't reap grain, and the result or consequence of an action depends on what one does and to the extent he dash it. He वो काम करता है, what one does and to the extent he does it, तो वो काम करता है, उसके बारे में बोल रहा है कितनी हद तक उस काम को करता है। सो ऑप्शन ए डज इज करेक्ट। People who think that the law of karma is dash is supreme, supreme मतलब सर्वोपरि है, तो यहाँ पे सुप्रीम की बात हो सकती है। वो लोग जो मानते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा सर्वोपरि है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि अगर आपके किस्मत में लिखा है तो आपको हासिल होगा ही, चाहे आप उसके लिए मेहनत करो चाहे ना करो। लेकिन ठीक है, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, मोर मतलब ज्यादा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ऊपर, सबसे महान, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम, सर्वोपरि की बात की जा रही है। ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क नेवर गो अनरिवॉर्डेड एंड डैश हॉरिबली मतलब बहुत बुरी दशा में। फेयरनेस मतलब बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल बराबरी से, निष्पक्षता से। बैडली बुरी तरीके से। और डिसऑनेस्टी मतलब धोखाधड़ी, बेईमानी। एंड डिसऑनेस्टी एंड इविल डीड्स नेवर गो डैश, सो ऑप्शन डी डिसऑनेस्टी नेवर गो अनपनिश्ड हो सकता है। वाइल मतलब बिल्कुल नीच, बिल्कुल सबसे निचले तबके के। अनपनिश्ड मतलब बिना सजा के, यानी कि अगर आप कुछ डिसऑनेस्ट चीज करोगे या इविल कार्य करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको सजा नहीं मिलेगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेस्ट मतलब बर्बाद, व्यर्थ, और पनिश्ड मतलब दंडित, तो यहाँ पे ऑप्शन बी अनपनिश्ड इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।